हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ते हैं क्लास 11th का चैप्टर 17 दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मीन्स जैसे ही हमने चैप्टर 17 स्टार्ट किया इट मीन्स हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट कर दी। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी की मीन्स ह्यूमन बीइंग में जितने भी नेसेसरी जो भी सिस्टम्स हैं उनकी स्टडी करना है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 17 दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो यहाँ पर हम कुछ टर्म्स क्लियर करेंगे इस लेक्चर में अबाउट ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रीदिंग की कि ब्रीदिंग का मीनिंग क्या होता है। देखिए मैंने यहाँ पर ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों को अलग लिखा है। इट मीन्स ब्रीदिंग अलग है और रेस्पिरेशन अलग है। तो यहाँ पर मैं ब्रीदिंग की बात करूं तो ब्रीदिंग का सिंपल मीनिंग होता है कि इनहेल ऑफ O2 एंड एक्सहेल ऑफ CO2। मीन्स यदि कोई भी पर्सन सिंपली जब O2 को इनहेल करता है और CO2 को एक्सहेल करता है तो उसके लिए टर्म यूज होती है ब्रीदिंग। मीन्स ब्रीदिंग इन्वॉल्व टू पार्ट्स दैट इज इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन मीन्स O2 को इनहेल करना और एक्सपिरेशन मीन्स कि जो चेस्ट कैविटी है उससे CO2 को एक्सपेल आउट कर देना, उसको बाहर निकालना। अब उसके बाद कि फिर ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है, रेस्पिरेशन क्या होता है। तो ब्रीदिंग में तो आपने गैसेस अंदर ली और जो भी प्रोडक्ट की फॉर्म में CO2 बना उसको बाहर निकाला। बट रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड दैट गिव अस एनर्जी। मीन्स आपने जो भी खाना लिया है, जो भी फूड आइटम्स खाए हैं उनको हमें ब्रेक डाउन करना है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, उनको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करना है। तो ये जो ऑक्सीजन होती है ये उस फूड आइटम्स का ऑक्सीडेशन करती है, मीन्स उनको ब्रेक डाउन करती है। और जब वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स भी मिलते हैं और साथ ही साथ आपको एनर्जी भी मिलती है। अब उसके बाद स्टूडेंट हम आते हैं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का मीनिंग हमने क्लियर किया। इसके बाद हम आते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की तरफ कि जितने भी एनिमल्स हैं उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें रेस्पिरेटरी ऑर्गन की, जो बहुत ही सिंपलर और लोअर लेवल के ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उनमें जो बॉडी सरफेस होती है, जैसे आप सिलेंट्रेट की बात कर सकते हैं और पॉलीफेट्स की बात कर सकते हैं, तो उनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा क्योंकि वो वेल डिफाइंड ऑर्गेनिज्म नहीं है तो उनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा वो बॉडी सरफेस होगा। ठीक है, मीन्स कि जो बॉडी की सरफेस होगी उसी के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा बाय द मोड ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मीनिंग होता है कि गैसेस का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना। ओके, तो जो भी स्मॉल ऑर्गेनिज्म है वो क्या यूज करेंगे, बॉडी सरफेस को। अब उसके बाद हम थोड़े से हायर लेवल की तरफ चलते हैं तो हम बात करते हैं अर्थवर्म की, जो कि एनेलिडा से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन में मैं यदि अर्थवर्म की बात करूं तो अर्थवर्म में जो उसकी स्किन होती है, मॉइस्ट स्किन होती है, वो रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यानी मैं कह सकती हूँ कि अर्थवर्म में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो उसकी मॉइस्ट स्किन होती है। अब उसके बाद हम मूव करते हैं इंसेक्ट्स की तरफ कि जो इंसेक्ट्स होते हैं उन इंसेक्ट्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होता है। तो इंसेक्ट्स में ट्रेकियल सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं ट्रेकियल ट्यूब सिस्टम। मीन्स पूरे अर्थवर्म में ट्रेकिया का नेटवर्क होता है ट्यूब की फॉर्म्स में और उनकी ओपनिंग होती है, उसको हम स्पाइरिकल बोलते हैं। तो उसके थ्रू इंसेक्ट्स में रेस्पिरेशन होता है। ओके, तो इंसेक्ट के बाद हम थोड़ा और अपर लेवल की तरफ मूव करते हैं। हमने लोअर लेवल से स्टार्टिंग किया था। तो इंसेक्ट्स के बाद में यहाँ पर हमने ये कहा कि जो ट्रेकियल ट्यूब है इंसेक्ट्स में, अब हम थोड़ा सा अपर लेवल पे जाते हैं, हम पाइसेस की तरफ जाते हैं, मीन्स हम फिश की बात करते हैं। तो फिश में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो होता है गिल्स। अब ये छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं अबाउट गिल्स कि फिश में रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करेगा गिल्स दैट इज रिचली सप्लाइड बाय द ब्लड वेसल्स। कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो चारों तरफ से ब्लड कैपिलरी से सराउंड होता है। उसका रीजन ये होता है कि ऑक्सीजन क्योंकि डिफ्यूजन मोड से अंदर जानी है और CO2 भी डिफ्यूजन मोड से बाहर आना है, लेकिन ऑक्सीजन को एटलीस्ट जाना का है ब्लड में क्योंकि ब्लड उस ऑक्सीजन को
कैरी करेगा। और ब्लड में भी कौन, हीमोग्लोबिन। इसलिए जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो सारे रिचली सप्लाइड होते हैं वाया ब्लड वेसल्स। वाई? बिकॉज गैसेस डिफ्यूज इन ब्लड एंड ब्लड कैरी द gases like O2 and CO2 and especially hemoglobin that is known as respiratory pigment. अब फिश की बात हमने की कि फिश में गिल्स करती है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट लेवल दैट इज एम्फीबियन। तो एम्फीबियन में हम एग्जांपल लेते हैं फ्रॉग का। जो फ्रॉग होता है उसमें दोनों मोड चलते हैं क्योंकि ड्यूअल लाइफ जीता है। ड्यूअल लाइफ मीन्स कि इट सर्वाइव बोथ लैंड एंड वाटर। तो जब ये वाटर में है और लैंड में है, जब ये लैंड पर होता है तो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करता है, और जब वाटर में होता है तो इसकी जो मॉइस्ट स्किन होती है वो रेस्पिरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। मीन्स फ्रॉग में जब लैंड पर होगा क्योंकि वो डुअल लाइफ है तो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करेगा, और जब वाटर में है तो मॉइस्ट स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। अब नेक्स्ट इससे थोड़ा अपर लेवल की तरफ जाते हैं तो रेप्टाइल्स, एव्स एंड मेमल्स। मीन्स रेप्टाइल, फिर बर्ड्स फैमिली दैट इज एवीज एंड दैट मेमेलिया। तो उन सब में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा वो होगा लंग्स। रेप्टाइल, एव्स एंड मेमेलियन, इन सब में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो होता है लंग्स। तो ये हमने बात की स्टूडेंट अबाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन। हमने लो लेवल से शुरुआत किया था और हम आगे तक आ गए कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे अपना मेन टॉपिक, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी है तो हमें पढ़ना है अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो लेट अस स्टार्ट विद ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यहाँ पर अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ क्योंकि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी ऑर्गन आपको समझ आया। अब हम चलते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ। इसका डायग्राम बाद में, पहले कुछ नॉर्मल बातें देखते हैं। स्टूडेंट, जो हमारा नोज होता है, ओके, उस नोज में ओपनिंग्स होती है, जो आप नोज के होल देखते हो उनको हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल। तो सबसे पहले जो एयर एंटर होती है, मीन्स उस एयर में हमें तो इनहेल ऑक्सीजन करना है, तो एयर जो एंटर हुई वो कहाँ पर आई, नॉस्ट्रिल में। हम कहते हैं नोज, नोज से कहाँ पे, नॉस्ट्रिल। अच्छा, नॉस्ट्रिल के बाद में यानी जो ओपनिंग है इससे अंदर एंटर होगी और कहाँ जाएगी, नेजल पैसेज में। यानी जो पूरा पैसेज है इसको हम क्या कहते हैं, नेजल पैसेज। उसके बाद में वो जाती है फेरिंग्स में, और फेरिंग्स वाया लेरिंग्स ओपन इनटू ट्रेकिया। और जो लेरिंग्स होता है उसको क्या कहते हैं हम, साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स, बिकॉज इट इज रेस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस साउंड। अब यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम को और इलाबोरेट फॉर्म में समझने से पहले हम ये देखते हैं कि फेरिंग्स क्या होता है। एक्चुअली जो फेरिंग्स होता है वो एक कॉमन पैसेज होता है फॉर फूड पाइप एंड विंड पाइप। मीन्स फेरिंग्स की जो ओपनिंग है वो दोनों तरफ होती है, फूड पाइप में भी और विंड पाइप में भी। सपोज मैंने ये कह दिया ये ईसोफेगस या फूड पाइप है और ये हमारा ट्रेकिया या विंड पाइप है। तो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर एक बनाया फूड पाइप और दूसरा बनाया है विंड पाइप। फेरिंग्स कॉमनली एक कॉमन पैसेज के थ्रू अपनी ओपनिंग शो करता है, एक ओपनिंग फूड पाइप में और दूसरी विंड पाइप में। अब फिर ये बात आती है कि ओपनिंग यदि एक है, ये कॉमन पैसेज है, तो हम खाना खाते वक्त यदि बात करें तो हो सकता है खाना विंड पाइप में चला जाए। तभी ये एडवाइस की जाती है कि जब भी आप खाना खाते हैं आपको ज़्यादा बोलना नहीं है, क्योंकि फूड पार्टिकल विंड पाइप में भी एंटर हो सकते हैं और आपको इरिटेशन होगी, और उस वक्त ई कप्स, जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं हिचकियां आना, वो स्टार्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो विंड पाइप होता है, इस विंड पाइप की ओपनिंग को, ये बात हमें बहुत ध्यान से समझनी है, इस विंड पाइप की ओपनिंग को हम बोलते हैं ग्लॉटिस। विंड पाइप की ओपनिंग होती है ग्लॉटिस। यहां पर एक फ्लिप लाइक कैप होता है, एक फ्लिप लाइक कवरिंग होती है, दैट इज नॉन एज एपिग्लॉटिस। तो जब भी आप खाना लेते हैं, जब भी आपका खाना फूड पाइप में एंटर होना होता है, तो विंड पाइप की ओपनिंग दैट इज नॉन एज ग्लॉटिस, इट इज
covered by a flap-like structure that is known as epiglottis. Means ये epiglottis क्या करेगा, इस glottis को बंद कर देगा। तो जो खाना है वो सिर्फ कहाँ जाएगा, फूड पाइप में, विंड पाइप में नहीं जाएगा। तो नहीं तो क्या होता, यदि ये एपिग्लॉटिस नहीं होता तो जो भी फूड है ऑब्वियस है कि वो विंड पाइप में भी एंटर कर सकता था और फिर चॉकिंग हो सकती थी। तो इसलिए हमारा ये जो पूरा सिस्टम डिजाइन है, इसमें विंड पाइप की ओपनिंग दैट इज ग्लॉटिस इज कवर्ड बाय अ फ्लिप लाइक कैप दैट इज नॉन एज एपिग्लॉटिस। अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें अभी डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पढ़ना, हमें स्टार्ट करना है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हम विंड पाइप या ट्रेकिया से आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का, और रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझते हैं ह्यूमंस में। तो देखिए, सबसे पहले मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया। यहाँ पे मैंने विंड पाइप और ट्रेकिया बनाया है। अब ये डिवाइड होगा आगे और फिर फर्दर डिवाइड होगा। इसका जो ये एंड है ये ग्रैप्स लाइक स्ट्रक्चर या बलून लाइक स्ट्रक्चर में टर्मिनेट हो जाएगा और ये हमारे बन जाएंगे लंग्स। मीन्स एक सिंपल डिजाइन किया मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले ये जो ट्रेकिया होता है, मीन्स ये जो अंदर आप ट्यूब देख रहे हैं ये है विंड पाइप या ट्रेकिया दैट इज प्रोटेक्टेड बाय कार्टिलेज रिंग। मीन्स कि ये जो विंड पाइप होता है जहां से एयर की एंट्री होगी, जिसको हम बोलते हैं ट्रेकिया, इट इज सराउंडेड बाय सी शेप्ड कार्टिलेजियस रिंग। मीन्स कि इसको जो कार्टिलेज की रिंग होती है वो प्रोटेक्ट करती है। क्या रीजन होता है कि विंड पाइप कोलैप्स नहीं हो जाए। कोलैप्स होने का मतलब वो एकदम से नीचे ना आ जाए, वो पिचक ना जाए, इसलिए कार्टिलेज की रिंग उसको प्रोटेक्शन देती है। अब ये जो ट्रेकिया या विंड पाइप है ये फर्दर डिवाइड होता है, एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर ये डिवाइड हुआ दो पोर्शन में, इसको हम कहते हैं ब्रोंचीज। ओके, ट्रेकिया आगे वाई शेप्ड स्ट्रक्चर में डिवाइड हो गया, उसको क्या नाम दिया, ब्रोंचीज। अब ये ब्रोंचीज आप देखो यहाँ पर अदर हमने सब ब्रांचेस भी निकाली है, दैट इज नॉन एज ब्रोंचियोल्स। इसको हम कहेंगे ब्रोंचियोल्स। और ये जो ब्रोंचियोल्स है ये फर्दर आप आगे देख सकते हैं टर्मिनेटेड हो गई है, एक बलून लाइक और ग्रैप लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गई है, उसको हम कहते हैं एल्वियोली। एल्वियोली, एल्वियोलर सैक भी बोला जाता है या एल्वियोलीज भी। अब सबसे पहले इसका पर्पस कि ये अपने आप को कम स्पेस में फोल्ड कर लेती है। एल्वियोली का इस तरह अरेंज होना इंक्रीज करता है सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्योंकि स्टूडेंट मेनली जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा ना वो कहाँ होता है, एल्वियोली में। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि एक्चुअल में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो कहाँ होता है, तो हम आंसर करेंगे एल्वियोली में या फिर एल्वियोलर सैक में। ओके, तो एयर यहां से एंटर हुई ट्रेकिया या विंड पाइप से, फिर वो ब्रोंचीज, फिर ब्रोंचियोल्स, और यहाँ पर एयर आई। ये जो एल्वियोली होती है ये एल्वियोली रिचली सप्लाइड होती है बाय ब्लड वेसल्स। और मैंने रीजन बताया था कि यहाँ डिफ्यूजन होगा। ओके, O2 जो भी यहाँ पर आई है अंदर, तो ये जो ब्लड कैपिलरीज आएगी इसके पास CO2 का कंसंट्रेशन हाई रहेगा। ओके, सपोज यहाँ पर CO2 का कंसंट्रेशन लो है और आपने एयर लिया, यहाँ O2 का कंसंट्रेशन हाई है, तो O2 डिफ्यूज होके यहाँ ब्लड में आ जाएगी और फिर कंसंट्रेशन में चेंज होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रोड्यूस होगा और CO2 एल्वियोलर सैक में वापस चली जाएगी। तो इस तरह से डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगा। ओके, तो एल्वियोली में क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब हम बात कर लेते हैं लंग्स की, जो कि थोरेसिक कैविटी में रिब केज से प्रोटेक्टेड होते हैं। हमारे अंदर जो रिब केज होता है वो 10 पेयर ऑफ रिब से बनता है और जो लास्ट 2 होती है वो फ्लोटिंग होती है। ओके, तो यहाँ पर रिब केज में प्रोटेक्टेड है हमारे लंग्स। तो आप देख सकते हो 2 होते हैं, राइट और लेफ्ट। यहाँ पर
ये जो मेम्ब्रेन होती है ये डबल मेम्ब्रेन होती है लंग्स की, सिंगल मेम्ब्रेन नहीं होती, और इस मेम्ब्रेन का नाम होता है प्लूरा या प्लूरल मेम्ब्रेन। इसको हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। और जो दो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है उनके बीच में एक फ्लूइड फील्ड होता है, उस फ्लूइड का नाम होता है प्लूरल फ्लूइड। और ये जो प्लूरल फ्लूइड होता है ये लंग्स को प्रोटेक्शन देता है मैकेनिकल जर्क से या जो सडन जर्क्स होते हैं उनसे। ओके, तो ये चीज भी याद रखनी है कि लंग्स इज सराउंडेड बाय डबल लेयर या डबल मेम्ब्रेन and membrane name is pleura, or we can say pleural membrane. Between the two pleural membrane, pleural fluid is filled that protect the lungs from any injury or any shock. अब बात आती है यदि आप लेफ्ट और राइट, अब यदि स्टूडेंट आप इस तरह से हैं, आप इसको ऐसे देखते हैं, यदि मैं इसको इस तरह से आपको दिखाऊं तो ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। ओके, आप देखते हैं तो, और ऐसे हम देखेंगे यदि तो ये लेफ्ट है और ये राइट हो जाएगा। तो आप इमेजिन कीजिए मतलब आपका जो लेफ्ट लंग और राइट लंग है उसमें से एक बाइलॉब्ड होता है और एक ट्राइलॉब्ड होता है। तो स्टूडेंट जो लेफ्ट लंग होता है हमारा, जो लेफ्ट साइड वाला लंग होता है वो बाइलॉब्ड होता है। ओके, बाइलॉब्ड का मीन्स कि यहाँ पर ऐसे लॉब्स बने हुए होते हैं। ओके, और जो राइट लंग होता है वो ट्राइलॉब्ड होता है। ट्राई मीन्स उसमें 1 और 2, मतलब मैं 3 लॉब बना दूंगी। उसका रीजन क्या होता है कि लेफ्ट लंग जो होता है वो बाइलॉब्ड क्यों होता है और राइट लंग होता है ना वो ट्राइलॉब्ड क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है हमारा हार्ट का जो लोकेशन होता है वो स्लाइटली लेफ्ट होता है। तो उस हार्ट को जगह देने के लिए जो लेफ्ट लंग होता है वो हमेशा बाइलॉब्ड होता है और जो राइट लंग होता है वो ट्राइलॉब्ड होता है। तो ये तो हुआ स्टूडेंट अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मीन्स कि किस तरह से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम डिजाइन होता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है याद रखना, दैट इज ग्लोटिस एंड एपिग्लोटिस। साउंड बॉक्स, लिरिंक्स जो कि साउंड प्रोड्यूस करता है, उसके बाद हम मूव कर गए थे रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ। तो उसमें ब्रॉन्चीज क्या है, ब्रॉन्चियोल्स क्या है, एल्वियोली क्या है, किस तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस को मैं थोड़ा सा यहाँ पर और डिटेल में आपको बताना चाहूंगी। तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक एल्वियोलर सैक बना लेती हूँ, बाकी को इरेज कर देती हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर ये एक एल्वियोलर सैक बना लिया, राइट, एंड दिस एल्वियोलर सैक इज सराउंडेड बाय ब्लड वेसल्स। अब स्टूडेंट यहाँ पर O2 आई मीन्स एयर आई, तो ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन हाई है। ये जो ब्लड कैपिलरीज ब्लड ला रही है इसमें ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन क्या है, लो, यानी O2 लो और यहाँ पे O2 क्या है, हाई। तो ये ऑक्सीजन क्या होगी, डिफ्यूज हो जाएगी ब्लड के पास और ब्लड इसको कैरी करेगा। लेकिन ब्लड सिर्फ ऑक्सीजन तो नहीं लाया, उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड भी थी। अब यदि O2 का लेवल ब्लड में लो था तो ऑब्वियस है CO2 का लेवल उसमें क्या था, हाई। और आप कंपेयर करो तो जो एयर आई उसमें O2 का कंसंट्रेशन हाई था, बट यहाँ पर जो CO2 है उसका कंसंट्रेशन क्या है, लो है। तो ऑक्सीजन तो ब्लड कैपिलरीज में डिफ्यूज हो गई और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस एल्वियोलर सैक में चली गई और एल्वियोलर सैक क्या करेगा, अब उसको वापस इसी पैसेज के थ्रू एक्सपेल आउट करवा देगा, मीन्स बाहर रिलीज करवा देगा। ओके, तो ये है स्टूडेंट अपना टॉपिक अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमने सिर्फ सिस्टम की डिजाइन कैसे होती है वो समझा और दूसरा नॉर्मली ये समझा कि किस तरह से एक्सचेंज होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, कि किस तरह से इनहेलेशन होता है और एक्सहेलेशन होता है। राइट स्टूडेंट?